एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। रुक करते पहली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां बजरंग दल ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में कल दोपहर को एक अल्पसंख्यक हिंदू सतपाल निष्ठा शर्मा को आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हुई निर्मम हत्या से आक्रोशित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गदरपुर तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया। हिंदुओं की सुरक्षा और उन हथियारों आतंकवादियों के खिलाफ जवाबदेही कार्रवाई करते हुए कहा कि विगत दिवस श्रीनगर के एक हिंदू सोनार सतपाल निष्ठा शर्मा पर आतंकवादियों द्वारा गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अभी तक उन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इससे कुछ महीने पूर्व में भी एक अन्य हिंदू समाज के व्यक्ति अजय शर्मा की भी हत्या हुई थी। धारा 370 हटाने के बाद भी इस तरह की घटना होने का मतलब कहीं सन 1990 में हिंदुओं के साथ हुई कृत्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए कश्मीर घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं और उन आतंकवादियों के खिलाफ तत्काल जवाबदेही कार्रवाई की जाए, जिससे कि कश्मीर के हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मुहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। आज जहां सारा विश्व नए साल की खुशियां मना रहा है, उसकी पूर्व संध्या पर यानी कि 31 दिसंबर को कश्मीर घाटी में श्रीनगर में एक हिंदू समाज के व्यक्ति की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है, और वह केवल इसलिए कि वह डोमिसाइल लेने के लिए वहां पर रुके हुए थे। 1990 में भी घाटी से लगभग 5 लाख हिंदुओं को आतंकवादियों के बढ़ते प्रभाव और अत्याचार के कारण 19 जनवरी को कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी थी। अपनी मातृभूमि कोई नहीं छोड़ता जब तक कि उसको मजबूर न किया जाए। खबर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है, जहां वैक्सीन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं अधिकारियों ने बैठक भी की है। जिलाधिकारी पौड़ी धीरज सिंह गर्ब्याल के निर्देशानुसार कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर आज साल के पहले दिन एसडीएम थलीसेठ जितेंद्र वर्मा ने थलीसेठ तहसील मुख्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक की है, जिसमें बैठक में एसडीएम थलीसेठ जितेंद्र वर्मा ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर थलीसेठ ब्लॉक मुख्यालय में वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा, जिससे कोविड-19 से सख्ती से निपटा जा सके। बैठक में एसडीएम थलीसेठ जितेंद्र वर्मा ने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोविड-19 व पल्स पोलियो सहित सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई होगी। एसडीएम थलीसेठ जितेंद्र वर्मा ने वन अग्नि पर वन महकमे में अधिकारियों के निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति या शरारती जंगलों में आग लगाते पाए गए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन को लेके जो जिले के अंदर डीएम महोदय के निर्देश अनुसार जो प्रिपरेशंस थी, उसमें आज हमने यहाँ पे एक बैठक करी है, और इसमें जो हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने वाले हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, उसकी रूपरेखा पे हमने आज विस्तृत चर्चा करी, और उसमें हमने आज अपनी टीम एक फॉर्म करी है और उसमें सभी लोगों को उस बारे में जानकारी दी गई है। और इससे जाके हमारे जो पूरा ब्लॉक है और बल्कि जो हमारा थलीसेठ एरिया है, इसके अंदर हम लोग सभी लोगों का जिनका नाम आता है उनको हम प्रॉपर टाइम से अच्छे सब फैसिलिटीज के साथ वैक्सीनेशन करा सकें। खबर उत्तराखंड के बेरीनाग से है, जहां सड़क परियोजना के उद्घाटन के लिए विधायक मीना गंगोल पहुंची। मीना गंगोल ने उद्घाटन किया है सड़क परियोजना का, जो सड़क परियोजना 4 करोड़ 50 लाख की है। उत्तराखंड के गंगोली घाट विधानसभा के चौड़मनिया के से दालप्रोती तक 4 करोड़ 50 लाख से बन रही सड़क के 2 फेज का उद्घाटन विधायक मीना गंगोला ने किया और कहा कि आने वाले सालों में हर गांव में सड़क की सुविधा दी जाएगी। नगौर गांव में पर्यटक स्थल का भी उद्घाटन विधायक मीना गंगोल ने किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्या को भी सुना और मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण भी किया। सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजना की जानकारी देते हुए क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर विकास कार्यों की भी जानकारी ली। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला, भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट
सहित कई भाजपा नेता वहां मौजूद रहे। एक दुरस्त क्षेत्र जो विधानसभा चुनाव से पहले जनता को वादा किया था, चौड़मनिया दौला उप्रेती सड़क, उसका आज पार्ट 2 का उद्घाटन किया और जो 3.25 करोड़ से उसमें डामरीकरण होगा। और वहाँ पे जा कर के एक बूथ पे भी हमने कार्यक्रम किया और वहाँ पे तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर के सारे अधिकारी कर्मचारी थे और मौके पे ही पूरे क्षेत्र का विकास कार्यों का जो भी परेशानियाँ थी उसका समाधान भी किया। और उसके बाद एक मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के बाद पूरा क्षेत्र भ्रमण 8-9 ग्राम पंचायतों का भ्रमण करते हुए चौड़मनिया पहुँचे। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आ रहा है। परिवार वाले कह रहे हैं कि दरिंदरों की फांसी की मांग होनी चाहिए। वहीं कोरोना की देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है और कोरोना के देश की अर्थव्यवस्था की विकास की दर में गिरावट आ रही है। लोगों की आमदनी, रोजगार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट भरे इस दौर में महिलाओं से अपराध के मामले में कोई गिरावट नहीं आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2019 से 2020 के बीच महिलाओं के साथ अपराध के मामलों में 7.3% का इजाफा हुआ, जबकि उत्तराखंड में महिलाओं से अपराध के मामले 22% तक बढ़े रहे। सिर्फ बलात्कार के मामलों की बात करें तो पिछले वर्ष की मुकाबले 30% की बढ़ोतरी हुई, यानी लॉकडाउन के दौरान भी महिलाओं के अपराध के मामले घटे नहीं बल्कि बढ़ रहे हैं। साल 2020 में घरों में कैद महिलाओं के साथ हुए दुराचार में मामले भी दब कर रह गए। इस साल 20 दिसंबर को हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल कॉलोनी में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया है। दिल दहला देने वाली इस वारदात ने एक बार फिर लोगों को झकझोर के रख दिया है। आपको बता दें कि दोपहर के समय बच्ची अपने घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गई। काफी तलाश के बाद माँ बाप को जब बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को खबर की। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पड़ोसियों से बातचीत करने के बाद पुलिस को पड़ोस के घर में ही उसका शव बरामद हुआ। 3 मंजिला इमारत में एक कमरे में रसोइयों में बांधकर अलमारी में बच्ची का शव रखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको बरामद कर हरिद्वार पुलिस ने बताया कि खिलौने से खेलने के बहाने दरिंदों ने बच्ची को घर पर बुलाया। उसके शरीर पर जख्म के निशान भी पाए गए। पोस्टमार्टम के बाद 2 लोगों के खिलाफ बलात्कार, हत्या और अपहरण का केस दर्ज किया गया। ऐसी घटना जीवन अपराध की श्रेणी में आती है और मानसिक रूप से विक्षिप्त नशेड़ी किस्म के लोग या फिर शातिर अपराधी का हाथ होता है। हालांकि पुलिस द्वारा इस केस को सुलझा लिया गया है और लोगों ने पुलिस को धन्यवाद भी किया है। फिर भी हम आपको इस खबर के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि अपराधी कोई भी हो सकता है, इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित के साथ साथ प्रतिदिन उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान रखें और अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी समझें। जो हरिद्वार के अंदर ये घटना घटी, ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी, लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं उत्तराखंड पुलिस को। उत्तराखंड पुलिस ने समय से पहले मुजरिम को गिरफ्तार करने का काम किया और हमें आशा उम्मीद है कि उत्तराखंड पुलिस इसमें पीड़िता को जरूर न्याय देने का काम करेगी और उसको जल्दी से जल्दी इस केस को एक स्पेशल कोर्ट में चला करके उसको सज़ा देने का काम करे। और हमारी मांग है कि मुजरिम को फांसी की सज़ा निश्चित हो, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। वो बच्ची के साथ इतनी नृशंस रूप से हत्या हुई, उसको जो भी आरोपी हैं, राजीव कुमार हो या उनका भांजा हो, इनके लिए जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए और फांसी की सज़ा भी इस तरीके से दी जाए कि दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश हो कि अन्य उत्तराखंड जो देवभूमि है, इसमें कोई भी छोटे बच्चों के साथ क्या बड़ी बेटियों के साथ भी कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बारे में 20 बार सोचे। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पर पीएम आवास योजना के तहत दिनेशपुर को प्रथम पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में नगर पंचायत दिनेशपुर उधम सिंह नगर को प्रथम पुरस्कार दिया गया। आज प्रधानमंत्री व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और नगर पंचायत दिनेशपुर की अध्यक्ष सहित नगर पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर वर्ष 2020 में नगर पंचायत दिनेशपुर में 1219 अब लाभार्थियों का चयन भी हुआ, जिसमें बेहतर कार्य करते हुए नगर पंचायत के 157 भवनों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि छत 442 भवनों का निर्माण किया जा चुका है। यही नहीं, डोर लेवल तक अलावा 31 भवनों की बुनियाद डाल दी गई है, जिसको लेकर आज भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है। नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने बताया कि उनकी टीम द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को क्रियान्वयन तेजी के साथ किया जा रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिल सके। उन्होंने कहा कि आगे भी वह योजनाओं को लाभ देते रहेंगे। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि इस सम्मान से नगर पंचायत दिनेशपुर की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत से जिले की दूसरी केंद्रीय निकाय भी प्रोत्साहित होकर बेहतर कार्य कर सकती हैं। राज्य भारत सरकार द्वारा नगर पंचायत दिनेशपुर को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कृत किया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी के साथ साथ पूरी टीम को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है, जिसकी वजह से उनको पुरस्कार प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी बात है ये हमारे जनपद की और जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है और वो भी इनसे प्रेरणा लेकर के और बेहतर कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री की आवास योजना के तहत हमने जो कार्य किया है, आगे के लिए और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे और जितना भी धरातल में योजना आएंगे उसको हम करने के लिए बहुत कोशिश करेंगे कि हमारे कार्य को जारी रखें। खबर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है, जहां मनीष सिसोदिया एक बार फिर एक दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। इस बात की जानकारी प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने दी है। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मंडली कार्यालय पौड़ी में प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने पत्रकार बंधुओं को जानकारी दी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी 3 जनवरी को देहरादून पहुंच रहे हैं और 4 जनवरी को देहरादून के IRTTT ऑडिटोरियम में उनको डिबेट के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद उनको दिल्ली मॉडल पर डिबेट और दिल्ली के विकास को दिखाने के लिए 6 जनवरी को दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने 4 जनवरी को सुबह 11 बजे देहरादून के IRTTT ऑडिटोरियम में केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर खुली बहस के लिए निमंत्रण भेज दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के कार्यों पर चर्चा के लिए आपको 6 जनवरी को दिल्ली आने के लिए निमंत्रित करता हूं। मैं आपको केजरीवाल सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों, अस्पताल, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा और ईमानदार राजनीति आदि के क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व कार्य को दिखाऊंगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के लिए इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता कि वे अपने वर्तमान और भावी नेताओं को स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी आदि मुद्दों पर खुली बहस करते देखेंगे और उसी आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरे संज्ञान में यह बात सामने आई है कि त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई उपयोगी काम नहीं किया। लोग उनका परिचय जीरो वर्क सीएम कहकर देते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक को पत्र लिखा है। उप मुख्यमंत्री ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पत्र में कहा कि मुझे यह जानकारी बेहद खुश हुई कि आप त्रिवेंद्र रावत सरकार द्वारा उत्तराखंड के लोगों में हित के लिए किए गए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, महिला सुरक्षा आदि कार्य पर खुली चर्चा के लिए सहमत हैं। उत्तराखंड के विभिन्न कार्यालयों और आम जनमानस के साथ संवाद में मेरे समक्ष यह बात बार बार आई कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और उनकी सरकार ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई उपयोगी काम नहीं किया। लोग उनका परिचय जीरो वर्क सीएम कर देते हैं। साथ ही त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा किए गए केवल 5 काम गिनाए जाने की चुनौती के जवाब में आपने 20 दिसंबर 2020 को मीडिया में यह बात खुला निमंत्रण दिया है कि मैं जहां चाहूं आप मुझे अपनी सरकार के 100 काम गिनवा सकते हैं। आपने यह भी कहा है कि मैं चाहूं तो देहरादून आ जाऊं या चाहे तो आप दिल्ली बुला लो। मैंने स्वयं मीडिया में आपका यह व्यक्तित्व देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि कार्य पर खुली बहस के लिए तैयार हैं और केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर देहरादून या दिल्ली में कहीं पर भी चर्चा के लिए तैयार है।
डिप्टी सीएम ने पत्र में आगे कहा कि उत्तराखंड की जनता के लिए यह बहुत ही शानदार अवसर होगा कि उनकी चुनी हुई सरकार विपक्ष के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और मुद्दों पर खुली बहस करने सामने आ रही है। एक आम नागरिक के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता कि वो अपने वर्तमान और भावी नेताओं को स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी जैसे मुद्दे पर खुली बहस करते हुए देखे। उसी के आधार पर चुनाव में अपने मताधिकार को भी इस्तेमाल करें। उत्तराखंड के लोग पिछले 20 सालों में इस बात का इंतजार करते रहे कि कोई नेता उनसे जुड़े और असली मुद्दों पर बात करे। उप मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि आपको खुले निमंत्रण है। स्वीकार करते हुए मैंने आपसे 2, 3 अथवा 4 जनवरी 2021 में से कोई भी तारीख चुनकर स्थान और समय, निश्चित समय का अनुरोध किया था ताकि मैं और आप देहरादून उपरोक्त मुद्दों पर खुली बहस कर सके। आपके द्वारा कोई उत्तर न पाकर अब मैंने तय किया है कि 4 जनवरी 2021 को देहरादून में रहूंगा। उत्तराखंड में हुए कार्यों पर पहले तो बहस देहरादून में ही होनी चाहिए। आपसे पुनः अनुरोध है कि आप 4 जनवरी को सुबह 11 बजे IRTDD ऑडिटोरियम में जरूर पधारें ताकि हम दोनों त्रिवेंद्र रावत मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल पर खुलकर चर्चा कर सके। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पत्र में यह भी कहा है कि अपने मीडिया वक्तव्य में दिल्ली आने का भी जिक्र किया। मुझे और मेरी सरकार को बहुत खुशी होगी कि अगर आप 4 जनवरी को देहरादून में खुली चर्चा के बाद 6 जनवरी को दिल्ली आ सके। दिल्ली में मैं आपको पूरे सम्मान व आदर के साथ केजरीवाल सरकार द्वारा स्कूल में हुए आमूलचूल परिवर्तन भी दिखाऊंगा और अस्पताल, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, ईमानदार राजनीति आदि के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व और सफल कार्य दिखाने में भी ले चलूंगा। मनीष सिसोदिया ने पत्र में आगे कहा कि मैं उम्मीद करता हूं आप अपने निमंत्रण से पीछे नहीं हटेंगे और 4 जनवरी को देहरादून में और 6 जनवरी को दिल्ली में मेरे साथ उपरोक्त विषयों पर खुली चर्चा के लिए समय निकालेंगे। एक बार पुनः आपको और समस्त उत्तराखंड वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे सम्मानित नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कल देहरादून पहुंच रहे हैं और 4 तारीख को सुबह 11 बजे IRTD ऑडिटोरियम में उन्होंने उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी को आमंत्रित किया है कि वहां पर आए वो और एक स्वस्थ चर्चा वहां पे की जाए कि जो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल सरकार का दिल्ली मॉडल है जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सुधार किए गए हैं, दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी दी जा रही है और महिला सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर अनूठे काम दिल्ली सरकार कर रही है, उस बात को मनीष सिसोदिया जी रखेंगे। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है जहां थल सेना की भर्ती रैली समाप्त हो गई है। कुल 14 दिन कैंप में भर्ती चली। कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक चली सेना की भर्ती रैली में भाग ले रहे युवाओं के शारीरिक परीक्षण के साथ समाप्त हो गई। कई युवाओं ने जहां अपना दमखम दिखाया तो कई युवाओं की सांसें फूल गई। टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली 18,213 युवाओं ने दौड़ में भाग लिया। इसमें से लगभग 3,440 युवाओं ने दौड़ पास की। वहीं पौड़ी जिले के लगभग 13,000 युवाओं ने दौड़ में भाग लिया और 3,000 युवाओं ने दौड़ पास की। वहीं देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर के 5,000 युवाओं ने दौड़ में भाग लिया और मात्र 932 युवाओं ने दौड़ पास की। वहीं भर्ती अधिकारी विनीत वाजपेयी ने बताया कि 68,004 युवाओं ने दौड़ पास की है और फिजिकल टेस्ट पास किया और लगभग 225 युवा चेस्ट और हाइट में फेल हो गए। अभी मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। लिखित परीक्षा फरवरी के अंत तक लैंसडाउन में की जाएगी। जिन कैंडिडेट्स के डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन थे उनकी भर्ती थी और आज के बाद भर्ती रैली समाप्त हो चुकी है और अब सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल की प्रक्रिया जारी रहेगी। 46,376 कैंडिडेट्स ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें जो फुटफॉल था वो 39,208 बच्चों का था। उसमें से 37,164 बच्चों ने दौड़ 1600 मीटर की दौड़ पूरी की, जिसमें से सिर्फ 6,804 बच्चे दौड़ पास हुए। और जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें 6,773 बच्चों ने अपना फिजिकल टेस्ट पास किया और अंदाजन तकरीबन 200-225 बच्चे हाइट में और चेस्ट में रिजेक्ट हुए।
प्रेजेंटेशन तो हम अभी यहाँ पे 8-10 दिन यहाँ पे करते रहेंगे, मगर जो मेडिकल एग्जाम भी यहीं पे कोटद्वार में चलता रहेगा। जो रिटर्न एग्जाम है बच्चों का फरवरी के आखिरी सप्ताह में हम प्लान कर रहे हैं, जो लैंसडाउन में होगा, और उसके बाद फिर बच्चों का जो कैंडिडेट्स का डिस्पैच मार्च में शेड्यूल्ड है। देवभूमि मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।